सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है। सो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में, राइबोज होता है आरएनए में, थाइमीन होता है डीएनए में, एंड यूरासिल। ऑल दिस वी हैव सीन। आप एक बार यू जस्ट गो थ्रू इट। अगर डाउट हो तो मुझे बताना, विल डिस्कस इट अगेन। ओके, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा है। सो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए से। सो ये टाइप्स ऑफ आरएनए में क्या होता है कि हमें पता है कि एक जेनेटिक आरएनए और जीनोमिक आरएनए होता है और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। इट मीन्स कि देर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए होता है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए और जीनोमिक आरएनए। और एग्जाम्पल्स देख लो, रियो वायरस, टीएमवी वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस। हमने ये सब पढ़ रखा है 11th में। अब है 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक मतलब क्या कि जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास नहीं करते एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ऐसे आरएनए जो कि सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, वो आरएनए के 3 टाइप्स होंगे। कौन से 3 टाइप्स? आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। ओके, अब देखो, आरआरएनए के बारे में हमने डिटेल में कल बात कर ली है जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। सो वापस से हम आरआरएनए नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टीआरएनए, मतलब ट्रांसफ़र आरएनए भी बोला जाता है। सो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रहा। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए होते हैं। न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। कौन सिंथेसाइज करता है? ऑब्वियसली डीएनए करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्यूबल आरएनए। एस आरएनए कहीं भी दिखे, इट मीन्स कि वो आपका टीआरएनए ही है। इट हैज़ अडेप्टर आरएनए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडेप्टर। अडेप्टर क्यों? इसमें अडेप्टर आर्म होता है, वो हम आपको दिखाएंगे कि अडेप्टर आर्म क्या होता है, जो कि अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। आपको याद होगा कि जब ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे थे तो ट्रांसलेशन में क्या था कि दिस वाज योर, ऐसा कुछ आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये टीआरएनए है कुछ, और यहाँ पे ये अमीनो एसिड के साथ अटैच हुआ करता था। सो यहाँ पे जो आपको 3 प्राइम एंड दिख रहा है, वहाँ से वो अमीनो एसिड से अटैच्ड होने वाला है। सो इसको हम एक्सेप्टर आर्म और अडेप्टर आर्म भी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है कि इसका शेप कैसा है। पहले तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। शेप साइंटिस्ट ने बोला है कि क्लोवर के लीफ की तरह दिखता है 2D में, बट 3D में कैसा दिखता है? एल शेप्ड दिखता है। और यू कैन ऑल्सो से कि इन्वर्टेड एल शेप्ड, बिकॉज देखो ये ऐसा भी एल है और अगर आप दूसरे डायरेक्शन से देखो तो इन्वर्टेड एल भी दिख जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 5 प्राइम एंड और पूरा टर्न लेके 3 प्राइम एंड तक जा रहा है। कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, दे आर प्रेजेंट 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ सीक्वेंस एट 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए। और सीक्वेंस क्या है? CCA। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि CCA है। CCA हम क्यों बोल रहे हैं और ACC क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है एंड अगेन मूव होके इट इज़ गोइंग बैक टू 3 प्राइम। सो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन का ही हम लिखेंगे। सो इसीलिए हम CCA बोल रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर, CCA है। एट द 5 प्राइम एंड, दैट इज़ लास्ट एंड आर हैविंग G, मतलब कि जहाँ पे 5 प्राइम होगा, यू कैन सी कि लास्ट जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे होगा G। ओके, गुआनोसाइन प्रेजेंट होगा। 3 प्राइम इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर एंड, वो हमने ऑलरेडी देख लिया क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड्स को वो एक्सेप्ट करेगा और राइबोसोम तक लेके आएगा। नेक्स्ट क्या है, टीआरएनए एक्सेप्ट्स अमीनो एसिड एट एक्सेप्टर पॉइंट। अमीनो एसिड बाइंड टू 3 प्राइम एंड बाय इट्स COH ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अमीनो एसिड होगा, राइट? लेट अस ड्रॉ अमीनो एसिड हियर। ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड है। अब हमने ये पढ़ा था कि ये जब P साइट पे है, ये टीआरएनए P साइट पे है, उसके बाद क्या हुआ, A साइट पे जब नया टीआरएनए आएगा तब क्या होगा कि जो अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे COO फ्री हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा था। तो COH कैसे फ्री होगा? क्योंकि अमीनो एसिड के COH ही
बाइंड हो रहा था tRNA के साथ। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है इट मीन्स कि COH इज़ फ्री नाउ। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA फोल्डेड एंड ड्यू टू फोल्डेड सम कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस कम अक्रॉस विथ ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑब्वियसली ये पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर है। सो क्या हो रहा है देखो, ऐसा कुछ सपोज ऐसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता, ओके तो हमें पता है कि RRNA तो एनी RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। सो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आपको क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ है, इट हैज़ फोल्डेड लाइक दिस। सो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे वो अब सामने सामने आ गए हैं एंड इसलिए आपको सामने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोल्डेड स्ट्रक्चर। डोंट गेट कन्फ्यूज कि डबल स्टैंडर्ड तो है नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं कि ये रहा, देर आर सम प्लेसेस विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म, दे आर कॉल्ड लूप्स। हमने ऑलरेडी लूप्स की बात कर ली है। कौन से लूप्स की? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग टाइप के बेसिस प्रेजेंट है और आपको ये लूप्स के नाम याद रखने हैं और बेसिस भी याद रखने हैं। ओके सो देखते हैं, देखो यहाँ पे लूप्स के नाम दे रखे हैं। आइनोसाइन दैट इज़ डिनोटेड एज आई, स्यूडो यूरासिल दैट इज़ साई एंड डाई हाइड्रोयूरिडीन DHU। पॉपुलरली DHU के नाम से ही यूज़ किया जाता है, सो यू डोंट नीड टू वरी। अब देखो यहाँ पे T-Psi-C लूप के बारे में बात किया है। सो T-Psi-C लूप क्या है? ये रहा, दिस इज़ योर T-Psi-C लूप। और ये कितने बेसिस का बना होता है? 7 बेसिस। और हमने ये साई पढ़ लिया कि साई क्या था? साई वॉज फॉर वॉट? स्यूडो यूरासिल। मतलब वो एक्चुअली में यूरासिल नहीं होता है। एक्चुअली में अगर यूरासिल होता तो क्या होता? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, बट वो क्या होता है कि स्यूडो यूरासिल होता है। दैट इज़ वाई वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो ये लूप का क्या फंक्शन है वो याद रखना है। दिस लूप कनेक्ट्स tRNA टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम मतलब जब tRNA, आपको याद होगा कि ऐसा कुछ होता है, सपोज ये mRNA है, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है। सो लार्ज सब यूनिट में देर आर साइट, राइट, E, P and A साइट। सो जो tRNA है वो ये लार्ज सब यूनिट में कोई भी साइट पे जब अटैचमेंट करना होगा तो कौन से लूप के हेल्प से करेगा? T-Psi-C लूप के हेल्प से करेगा। ये आपको याद रखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अटैचमेंट लूप। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा क्या? रिकॉग्निशन लूप और एंटीकोडॉन लूप। देखो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ये, इसको हम रिकॉग्निशन लूप, ये भी 7 का बना है। एंटीकोडॉन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता था? mRNA, करेक्ट। सो mRNA पे mRNA पे जो भी कोडॉन होगा उसका ऑपोजिट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री tRNA के अंदर होगा, राइट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन। सो यहाँ पे एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट है जो कि mRNA के कोडॉन्स के साथ बाइंड होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। सो सेम चीज़ यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, आप एक बार रीड कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्या दिया है? DHU लूप। DHU का फुल फॉर्म क्या था? डाई हाइड्रोयूरिडीन। ओके अब इसका क्या फंक्शन है देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमीनो असाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। याद करो ये वर्ड कहाँ आता था? अमीनो असाइल सिंथेटेज। जब अमीनो एसिड को चार्ज करना होता था, मतलब कि अमीनो एसिड प्लस ATP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो हमने वो एंजाइम क्या दिया लिखा था? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, राइट। सो वो एंजाइम जो हमने यहाँ लिखी थी वो एंजाइम कहाँ से आता है? वो एंजाइम DHU लूप से आता है। ओके और ये एंजाइम ही क्या करता है? अमीनो एसिड को चार्ज करता है, एक्टिवेट करता है। ओके इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और आपको पता है कि अगर जब जो अमीनो एसिड है वो चार्ज हो गया तो वो कौन से पार्ट से जाके अटैच्ड हो जाएगा? हमने देखा चार्ज अमीनो एसिड कहाँ अटैच हो जाता है? 3'। मतलब कि यहाँ पे से एंजाइम रिलीज़ होगी क्या करने के लिए? अमीनो एसिड को चार्ज करने, और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। सो ये फंक्शन था DHU लूप का। ओके अब है mRNA, बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अब क्या है? mRNA आपको पता है कि मैसेंजर RNA होता है और सबसे कम अमाउंट दैट इज़ 1 to 5% mRNA होता है।
mRNA किसने दिया था नाम? जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं tRNA में। देखो आपको यहाँ पे आपने सोचा कि आयनोसिन तो आया ही नहीं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि लूप्स इतने होते हैं और इनकी वजह से होते हैं। सो आयनोसिन क्या होता है? आयनोसिन इज़, जैसे कि साई कैसे था स्यूडो यूरासिल के लिए, सो आयनोसिन समवेयर यहाँ पे होता है और आयनोसिन हियर इट विल बी। आयनोसिन इज़ नथिंग बट, जो आयनोसिन है वो क्या करता है कि वो गुआनोसाइन की तरह फंक्शन करने लग जाता है। और गुआनोसाइन की तरह फंक्शन करेगा मतलब क्या होगा कि ये जो आई है वो किसको आइडेंटिफाई करने लग जाएगा? सी को। सो इट इज़ एबनॉर्मल। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक लूप दिख जाएगा और ये वॉबल हाइपोथेसिस भी यहाँ पे होता है। हमने वॉबल में क्या पढ़ा था कि नॉर्मली जो बॉन्ड बनता है ए और यू के बीच में या सी और जी के बीच में, वो फॉलो नहीं होता है। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। ओके, आयनोसिन किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? स्यूडो गुआनोसाइन की तरह, एंड इसीलिए वो सी के साथ पॉसिबिलिटी है कि वो बॉन्ड फॉर्म कर दे। सो यहाँ पे वॉबल भी एक कभी कभी फॉर्म हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाला लूप फॉर्म हो गया। इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में तो इतना कुछ भी नहीं दिया है। आप जो भी पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हो, तो नो नीड टू गो दैट डिटेल। ठीक है। सो सारे लूप्स आपने पढ़ लिए। और यहाँ पे देखो वेरिएबल आर्म है। सो वेरिएबल आर्म का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ फिक्स, मतलब फिक्स नहीं होता कितने बेसिस हों, 21 तक हो सकते हैं। सो ये वेरिएबल आर्म डिसाइड करेगा कि ये tRNA जो है उसका साइज़ क्या होगा और लेंथ क्या होगा। दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन कि आप सोचो कि ये वेरिएबल आर्म होता क्या है। ठीक है। अब mRNA बचा है, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। मैसेंजर RNA है, हमें पता है। कब फॉर्म होता है? mRNA जबकि DNA ट्रांसक्रिप्शन करता है तो mRNA बनता है, राइट। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? ये कहाँ पे होगा? ये न्यूक्लियस में होगा। सो आपको साइट याद रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ होता है। ओके, अब देखो क्या लिखा है। लीस्ट स्टेबल RNA है ये। मोस्ट स्टेबल कौन सा था? rRNA था। लीस्ट स्टेबल क्यों है? mRNA लीस्ट स्टेबल क्यों है? बिकॉज एज सून एज mRNA इज़ फॉर्म्ड ना, क्या होगा, वो इमीडिएटली इट विल स्टार्ट ट्रांसलेशन और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। सो सबसे ज़्यादा यही सबसे कम स्टेबल यही है। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट मतलब क्या कि एनी चेंजेस इन द नाइट्रोजन बेसिस, मतलब जो भी सीक्वेंस होती है उसमें कुछ चेंज हो जाना, अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाना, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। हमें पता है कि RNA अनस्टेबल है। RNA क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि RNA प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, सो अनस्टेबल है और इसीलिए वो जल्दी म्यूटेट होगा। सो वायरस हैविंग RNA आर हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, राइट। कोई भी वायरस आप ले लो, उसकी लाइफ हमारे जितनी लॉन्ग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनमें RNA जेनेटिक मटेरियल है और म्यूटेशन जल्दी होगा, अपना लाइफ साइकिल वो जल्दी कंप्लीट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट RNA। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो बोलना, विल डिस्कस अगेन।